गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में था उसका कुछ एग्जांपल करें और कलर का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। पहले हम लोग कलर का कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आजकल एग्जाम्स में कलर का कॉन्सेप्ट आने लगा है, तो कलर कॉन्सेप्ट सीखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। थ्योरी सीखते हैं, फिर एक क्वेश्चन करेंगे। कलर कॉन्सेप्ट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर कॉन्सेप्ट इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये थोड़ा आपको समझ लेना होगा। समझ लीजिएगा तो न्यूमेरिकल भी अगर गलती से दे दिया, क्योंकि एनटीए जब परीक्षा लेने लगा है ना, तो इनका एग्जाम में क्वेश्चन सेट करने का जो दिमाग है वो बढ़ गया, और अब नए नए तरह के अजीब अजीब टाइप का क्वेश्चन ये लोग सोच पाते हैं, जो कि पहले ना तो नीट में हुआ करता था, ना तो जेई मेन में हुआ करता। और आज आप नीट और जेई मेन का क्वेश्चन उठा के देखिए, भले ही उनका लेवल बढ़ा नहीं हो, लेकिन वहां पर क्वेश्चन आप देखिएगा काफी क्रिएटिव पूछे जाने लगे, ठीक है। तो हमें चीजों के जानकारी जब तक नहीं रहेगा, एक एक पॉइंट उठाकर वहां पूछा जाता है जिसका जवाब हम नहीं दे पाते। तो कलर कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जैसे मान लिया जाए कि D1 से D9 सिस्टम हो, D1 से D9 सिस्टम हो इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, यही सिलेबस में दिया गया है। होता तो बहुत कुछ है दुनिया में, लेकिन हमें क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे जो हमारे सिलेबस में, हमसे क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे जो हमारे सिलेबस में है ना। तो D1 से D9 तक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में ही कलर हमारे सिलेबस में दिया गया है। टेट्राहेड्रल का नहीं आता है कभी, और स्क्वायर प्लेन का नहीं आता है कलर कभी, क्योंकि उसको उसके कलर को प्रेडिक्ट करना हमारे सिलेबस में नहीं है। भारी रहे चाहे हल्का रहे, सिलेबस में नहीं है तो नहीं आता है। ऑक्टाहेड्रल में आता है। होता क्या है कि जब आप इस तरह का केस लेते हो, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो D1 से D9 तक जब सिस्टम रहे, मान लो ऐसे कुछ D4 पकड़ लीजिए, 1 2 3 4, ऐसी कोई एक पकड़ लिए समझने के। मान लो हमारे पास D4 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कौन सा कॉम्प्लेक्स लिए बेटा? D4 कॉम्प्लेक्स। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर व्हाइट लाइट पड़ता है, समझिएगा बढ़िया से, बहुत मुश्किल नहीं है। व्हाइट लाइट जब पड़ता है तो व्हाइट लाइट में 3800 से 7600 एंगस्ट्रॉम तक
सारे वेवलेंथ होते हैं कि नहीं होते हैं? तो 3800 से 7600 तक भीम की ओर होता है, VIBGYOR, सारे कलर आपको यहाँ मिलते हैं, ठीक है। जब इस पर पड़ता है तो असल में ये तो फोटॉन्स होते हैं, ये तो फोटॉन्स होते हैं, सभी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग फोटोन होता है, तो सभी वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग यहाँ फोटोन होता है। तो आपको इस पर सारे फोटॉन्स पड़ते हैं, उसमें से वो फोटोन जो इसके काम का है, वो फोटोन जो इसके काम का है, कौन काम का भाई? तो मान लीजिए कि hc/लैम्डा में लैम्डा ऐसे पकड़ लीजिए 4500 वाला, मान लो इसमें से लैम्डा 4500 वाला का वैल्यू जब यहाँ पुट करें तो hc/लैम्डा जो आपको आता है वो यहाँ पर के डेल्टा नॉट के बराबर, डेल्टा नॉट बराबर hc/लैम्डा। अगर ऐसा चांस बने, अगर ऐसा चांस बने कि यहाँ पर जो आपको कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स पर 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम तक या व्हाइट लाइट का कोई भी वेवलेंथ का फॉर्मूला में अगर सेट कर जाए तो वो वेवलेंथ का जो फोटोन होता है उसको पा करके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, उसको पा करके इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। और ये जिस वेवलेंथ का ये फोटोन एब्जॉर्ब होता है, एक्साइट होकर ऊपर जाता है, इसका कुछ एक कलर होता है, इसका कुछ एक क्या होता है? कलर होता है। इसी कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर, यही हमारा कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इतने के बीच में कोई भी वेवलेंथ अगर इसके काम का आया, कौन सा काम भाई? तो एक्साइट होना, hc/लैम्डा अगर डेल्टा नॉट के बराबर हुआ तो एक्साइट होकर हायर स्टेट में चला जाएगा। तो वैसे केस में जिस वेवलेंथ का कलर, जिस वेवलेंथ का फोटोन एब्जॉर्ब होगा उसका कोई कलर होगा, वो तो एब्जॉर्ब कर लिया गया, इसी के कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें दिखाई देता है कॉम्प्लेक्स का। इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। वीडियो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लिख दीजिए, जिसमें आई को आप साइलेंट कर दीजिएगा, भी आई साइलेंट कर दीजिए, बी जी वाई ओ आर वीडियो आई साइलेंट कर लीजिए, आई समझ लीजिए यहाँ पर है, ठीक है। अब मान लो कि आपको ये जो एब्जॉर्ब हुआ है वेवलेंथ वो येलो कलर वाला होगा, मान लेते हैं एब्जॉर्ब जो हुआ है वेवलेंथ यहाँ पर इस काम में वो येलो कलर का है, तो कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आपको वायलेट कलर का दिखाई देगा। और अगर जो एब्जॉर्ब हुआ है वो वायलेट कलर का अगर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुआ है तो कॉम्प्लेक्स का कलर क्या होगा? येलो होगा। अगर आपको ग्रीन कलर का एब्जॉर्ब हुआ तो रेड कलर का दिखाई देगा, और रेड कलर का अगर वेवलेंथ एब्जॉर्ब हुआ है तो ग्रीन कलर का दिखाई देगा। अगर आपको ब्लू कलर का एब्जॉर्ब हुआ है तो ऑरेंज कलर का दिखाई देगा, और ऑरेंज कलर का एब्जॉर्ब हुआ है तो ब्लू कलर का दिखाई देगा। आपको जो वो पेज दिया गया था उसमें एक क्वेश्चन है, 2012 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, निकालिए, आपको रियल क्वेश्चन वहां मिलेगा, निकालिए। तो वो जो क्वेश्चन में आपको दिया था पढ़िएगा तब ना रियल पता चलेगा। मैं फिर से ये भेज दे रहा हूं आपको ताकि जो लोग नए हैं उनको अभी दिखाई दे। हाँ, इसमें ऊपर से चलिए, ऊपर से चलिए तो हाँ, पेज नंबर 5 में जाइए, पेज नंबर 5 में जाइए और क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। पेज नंबर 5 में जाइए एंड क्वेश्चन नंबर 26 आप देखेंगे।
चले गए। देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, द कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, यानी कि लाइट एब्जॉर्ब्ड जो है वो आपसे पूछा गया। द कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ध्यान दें, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया गया। ये किसको नहीं पता है कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है? ये सबको पता है कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू कलर का तो ये दिखाई देता है, लेकिन वो पूछा दिखाई कौन सा देता है ये नहीं पूछा है, वो पूछा कि कौन सा कलर वो एब्जॉर्ब करेगा। तो ब्लू कलर का दिखाई देता है, तो एब्जॉर्ब किस कलर का करेगा वो? उसका कॉम्प्लीमेंट्री, दैट इज ऑरेंज, दैट इज ऑरेंज। देखिए आपको चॉइस दिया हुआ है, समझ में आ गया सबको? समझ में आ गया सबको? आपको ये याद रखना है। और इसके साथ साथ एक और भी चीज आपको याद रखना है, कुछ आयन के जो आपके हैं कलर याद रखने होंगे, तो एनसीईआरटी में दिया है। मैं आपको अभी बता देता हूं कहां पर एनसीईआरटी में दिया है। इससे डायरेक्ट आपको फायदा मिल जाएगा। जब डी ब्लॉक में आप जाते हो तो डी ब्लॉक में पेज नंबर है 222। डी ब्लॉक में पेज नंबर 222 में कुछ कलर आपको दिया हुआ है। इसमें खास करके सभी का तो नहीं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लीजिएगा तो आपको काम होगा। जैसे मैं लिख देता हूं, जो इंपॉर्टेंट कलर है ना बेटा वो मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है? जो हमारे सामने रोज आते रहते हैं उसी को वो पूछे। जैसे क्रोमियम 3+ वायलेट कलर का होता है, Mn2+ हमारे सामने काफी आता है, ये पिंक कलर का होता है, कुछ याद रखिए। Fe3+ येलो कलर का होता है, Fe2+ ग्रीन कलर का होता है, ठीक है? कोबाल्ट 3+ ब्लू कलर का होता है, कोबाल्ट 2+ पिंक का होता है, निकेल 2+ ग्रीन होता है और कॉपर 2+ ब्लू होता है। कुछ कलर याद रखिएगा, आपको ऐसे भी मदद मिल जाएगी, ठीक है? हाँ सर, गुड मॉर्निंग, बताइए सर। हाँ सर, हम ध्यान दे रहे हैं, लग जाएंगे तो हो ही जाएगा। एक सेट हम तीनों कर देंगे सर। जी सर, हम कर देंगे। कुछ बोल रहे हैं क्या? अच्छा ठीक है। ठीक है, तो कलर का कॉन्सेप्ट आपको सीख लिए। अब इससे बियॉन्ड नहीं आपको पूछा जाएगा, ये दो जगह काम आ जाएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कलर ऑफ एब्जॉर्प्शन इन सब का क्वेश्चन नहीं होता है वो, लेकिन तब भी हिंट कलर के रंग, मैंने
आयन के रंग के फॉर्म में दिया जाता है, कलर के फॉर्म में दिया जाता है। वैसे केस में भी अगर आपको इनके कलर याद रहेंगे ना, तो आप पकड़ लीजिएगा कि इसमें ये कलर तो इसी का होता है। तो इसीलिए आपको ये दोनों जगह काम आ जाएगा बेटा। आज जमाना एनटीए का आ गया है, उसके हिसाब से चलना होगा, ठीक है। इतना कम से कम याद कर लीजिएगा, और मैं समझता हूं बहुत भारी नहीं है। ठीक है, चलिए एक अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। ऐसा क्वेश्चन आया तो अच्छा, इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है। इसमें एक दो वेरिएशन और ये है बेटा, इसमें एक दो वेरिएशन और है। जैसे ये देखिए कलर वाले में, इसमें एक दो वेरिएशन और ये है आपका कि अगर आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया जाए लेकिन वो D0 रहे या D10 रहे, तो D0 D10 में होता क्या, अगर D0 तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये जंप भी नहीं करेगा, तो जंप भी नहीं करेगा तो इनमें से एनर्जी तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। एनर्जी जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई भी नहीं देगा, ठीक है। तो वैसे केसेस में आपको कलरलेस दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? कलरलेस दिखाई देता है। जैसे स्कैंडियम हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं स्कैंडियम में? 4s2 3d1। अगर स्कैंडियम 3+ हमें दे दिया जाए तो 4s0 एंड 3d0 हो जाएगा। तो कोई पूछ दिया कि स्कैंडियम 3+ का कलर क्या होगा कॉम्प्लेक्स का, तो हम सीधे कह देंगे कलरलेस। स्कैंडियम 3+ का कलर हम लोग क्या कहेंगे बेटा? सीधे कह देंगे कि ये कलरलेस होता है, ठीक है। तो इसलिए D0, अगर मान लीजिए कोई कहा गया कि Zn2+ का क्या होगा कलर, Zn2+ का कोई भी कंपाउंड हो उसका कलर क्या होगा, अगर कोई पूछे तो Zn2+ में क्या होता है कि 4s2 और 3d10 में से दो निकालने पर 3d10 सिस्टम बनता है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो सारा घर भर गया, ऊपर भी पूरा भरा हुआ है, तो ऊपर तो जा सकता नहीं है, और इसीलिए कलर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है और कलर जो है व्हाइट होता है। इसीलिए Zn2+ का भी कंपाउंड जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं या व्हाइट होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, D0 और D2। कलरफुल कौन होगा? D1 to D9, ठीक है। और भी सुनिए, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड जो बना हुआ है बेटा, वहां पर एनर्जी डिफरेंस जो आपका होता है, एनर्जी डिफरेंस, उसको जब हम इक्वेट करने जाते हैं, डेल्टा नॉट बराबर hc बाय लैम्डा, ध्यान से सीखिएगा, डेल्टा नॉट बराबर hc बाय लैम्डा, और ये लैम्डा जो है 3800 से लेके 7600, या तो इससे ज्यादा रहेगा ये लैम्डा का वैल्यू, या तो इससे कम रहेगा, ठीक है। समझ गए? कभी कभी ऐसा होता है कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो D1 से D9 सिस्टम तो है, ध्यान से सीखिएगा, D1 से D9 सिस्टम तो है, और इसीलिए कॉम्प्लेक्स कलरफुल एक्सपेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन डेल्टा नॉट का वैल्यू ऐसा होता है उसमें कि लैम्डा इसके करस्पॉन्डिंग या तो 3800 से काफी कम हो या कम हो, और 7600 से ज्यादा हो। तो वैसे केस में क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर का जो कॉन्सेप्ट है, जो विबग्योर वाला, वो तो लगेगा नहीं वहां, और जब वो लगता नहीं है तो वैसे केस में जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो कलरलेस हो जाते हैं या व्हाइट हो जाते हैं, या तो कलरलेस हो जाएंगे या तो व्हाइट हो जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में इसीलिए कई बार कहा जाता है कि द कंपाउंड विथ D1 to D9 कॉन्फ़िगरेशन आर एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड, ध्यान दीजिएगा, आर एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड, क्योंकि कलर्ड तो तभी होगा जब इसका वैल्यू इनके बीच में लाई करेगा, लैम्डा का वैल्यू इनके बीच में लाई करेगा। लेकिन अगर लैम्डा का वैल्यू इनके बियॉन्ड लाई किया तो वो कलरलेस हो जाएगा, याद रहेगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको D1 से D9 सिस्टम वाला कलरफुल ही हो, कोई जरूरी नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो।
अब बहुत चीज सिखा दिए इसमें। अब एक कॉम्प्लेक्स सॉरी एक और कॉन्सेप्ट हम लोग को यहाँ करा गया है और वो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब एक और चीज रह गया, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कोई क्वेश्चन उठाया जाए तभी ना पता चलेगा क्या यहाँ हुआ पकता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कोई क्वेश्चन उठाया जाए। कोई क्वेश्चन उठाते हैं इसका। आपको दे रहे हैं क्वेश्चन, सामने लेंगे ना तो ज्यादा अच्छा पता चलेगा। चुन रहा हूं मैं बेटा क्वेश्चन। आईआईटी पिछले 20 सालों में
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन नहीं पूछा है, क्योंकि सारा क्वेश्चन बैंक मेरे पास है। ठीक है, अब एनटीए उठा कर देख लेते हैं और टाइम दीजिए। एनटीए उठाकर मैं देखता हूं। आईआईटी ने पिछला 20 साल में, ध्यान रखिएगा, आईआईटी ने पिछला 20 साल में ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्वेश्चन नहीं पूछा है। चलिए यहां आ जाते हैं। यस, लेकिन जेई मेन पीछे नहीं है, जेई मेन क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, एक 2020 का क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन अधूरा लिख रहा हूं। कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल से सीखने से टाइम कम लगता है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ए दिया है, एक दो करेंगे उतना ही में दिमाग क्लियर हो जाए। ट्रांस CrCl2 OX2 का होल 3 माइनस B ट्रांस FeNH। एक मैं करूंगा, ठीक है, आप बाद में करेंगे, पहले एक मुझे करने दीजिएगा आप लोग, तब ना कुछ सिखा पाएंगे। माइनस C आयरन NH3 का होल 2 Cn का होल 4 माइनस एंड D CrCl2 OX का होल 2 3 माइनस। देखिए इनको चेक करने का क्या तरीका है, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक भी सिखा दूं। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक भी इसका सिखा दूं क्या करना होता है। चलिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो स्ट्रक्चर दिया गया है उसको बनाना होगा। ठीक है, तो मैं स्ट्रक्चर बनाना सिखाता हूं, इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए। एम जैसे मैं करूंगा आप देखते जाइए। एम मेटल लिखा है, इसको ClCl इसको ऑक्सिलेट, ऐसे इसको ए लिख दीजिएगा और इसको ए लिख दीजिए। सिमेट्रिकल है, ऑक्सिलेट ऑक्सिलेट आएगा, सिमेट्रिकल है, ए लिख दीजिए। A2 हो गया और ये भी A2। तो करने में जल्दी देखिए यहाँ ट्रांस लिखा हुआ है बेटा, लेकिन इसका मतलब हो गया कि ए और ए अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ए यहाँ है, ए यहाँ दे दिए। अब ए ऑक्सिलेट है, लिंक ए ऑक्सिलेट है, लिंक कर दिया। ठीक है, कर दिए, ट्रांस बन गया। अब बस आप ये खोज लो कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, ये खाली देख लो, बताओ, कोई जवाब दो। प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है?
एकदम है। एक चीज देखो, इसको ऐसे कट कर दीजिए, तो जो चीज यहां है वही चीज यहां भी है। इसको ऐसे कट कर दीजिए, ऐसे, इस प्लेन में, इस प्लेन में इसको कट कर दीजिए। तो ये सब तो कट गए, इनको छोड़ दीजिए। ऊपर भी ए है और नीचे भी ए है, तो फिर से प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इसको ऐसे बीच से काट दीजिए, तो उधर ए तो इधर भी ए, इधर ए तो इधर भी ए, और ये तो कट ही थे। यानी कई सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। हमें कई सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री की जरूरत नहीं है बेटा, हमें एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री की जरूरत है, और वो एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ है कि नहीं। और इसीलिए जैसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, मतलब वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, तो कंपाउंड ए जो है आपका, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। कोई दिक्कत? मैं अभी चारों चेक करूंगा, आपको अगला क्वेश्चन दूंगा चेक करने का। ठीक है, चलिए अब आते हैं बी में। बी में आपको आ गया, सजा लीजिए, ए में ये हो गया, A2 हो गया, और ये दूसरा लिगेंड है E4। लेकिन ट्रांस कहा है, तो बनाते हैं डायग्राम, ट्रांस का डायग्राम बनाते हैं। एम दे दिए, ठीक है, एक सामने ए दे दिए। ट्रांस का मतलब हो गया आमने सामने, ए को आमने सामने लगा दिया, बाकी बी को सजा दीजिए। अगेन यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रहा होगा, ये देखिए और भी है, इसलिए ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब आ जाइए सी सी, सी सी, इस केस में सी, तो यहां पर ए है और यहां पर बी, A2 हो गया और B4। ध्यान दीजिए ये सी सेट, यानी कि एम जब लगाइएगा तो ए दोनों सी यानी बगल में होना चाहिए। ए के साथ ए लगा दीजिए, बाकी बी लगा दीजिए। अगर आपको इमेजिन करने में दिक्कत है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कि आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है, आकांक्षा नहीं दिख रहा है। ये देखो ऐसे काट देंगे, ऐसे काटेंगे, ए के सामने ए है, बी के सामने बी है, और बी कट गया, बी बी। आकांक्षा है ना, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें भी, यानी कि ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब बच्चा एक डायग्राम और, जिसके लिए मैं थोड़ा ज्यादा जगह लूंगा और इसको मैं हटा दूंगा। अब आ जाइए डी चॉइस। ऐसे तो पता चल ही गया कि डी आंसर है, लेकिन देखते हैं कैसे ये आंसर। फिर से देखिए एम के साथ A2 और ए का रूट 2, सी से इसको बगल में आपको दे रहा हूं, एम ए बगल में होना चाहिए, ए बगल में दे दिए। अब ए दे दे रहा हूं, ए और ध्यान दीजिए ये लिंक्ड है, ए
ए, ध्यान दीजिए ये लिंक्ड है, ठीक है। अब जब प्लेन ऑफ सिमेट्री ढूंढने जाओ, इसको भी ध्यान में रखना होगा, इसका भी मिरर इमेज मिलना चाहिए। बताओ प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, खोज के देखिए तो। बताइए इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इमेजिन करिए, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको इमेजिन करवाता हूं। ये देखिए, ये देखिए, ऐसे देखिएगा, ऊपर वाला आपको ऐसे आया है, ऐसे, और नीचे वाला आपको ऐसे गया है, ये ऐसे है और ये ऐसे है। क्या कभी इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा? कभी नहीं आएगा। और जब कभी नहीं इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगा तो यही आपका ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ये आपको क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया सबको? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक कर लीजिएगा, ज्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन आप लोग करके देखिए, तब पता चलेगा कि आप करते हो कि नहीं। चलिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, ये 2020 सितंबर में आया था क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन और खोज कर देता हूँ वैसे।
एक क्वेश्चन दिया है, चेक करिए तो बेटा इसको। अब आप पकड़ लिए तुरंत बन जाएगा आपको। ट्रांस कोबाल्ट Tn का होल टू Cl2 plus and Cs बताओ तो इन दोनों में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? देखिए तो इन दोनों में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा? एक दो, ये तो सीस वाला ही होगा, थोड़ी देर पहले मैं बनाया था। ट्रांस वाला में प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो आगे से याद भी रह जाएगा आपको कि ट्रांस वाला ऐसे रहता है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाता है, और सीस वाला में नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी आपका खत्म हुआ। अब आप पकड़ लीजिएगा, दिक्कत आपको नहीं होगा। अब आप एक खाली प्लेन ऑफ सिमेट्री देखिएगा, हो जाएगा। कुछ नई क्वेश्चन एनटीए उठा रहा है, मैं एक दो प्रैक्टिस करवा देना चाहता हूँ। ठीक है, एक दो नए क्वेश्चन नए टाइप का जो आईआईटी वगैरह नहीं पूछते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है। जैसे मैं आपको दे रहा हूं, मैं आपको फोटो खींच के भेज रहा हूं, ठीक है, ग्रुप थोड़ा बना कर देखिएगा तो इस तरह का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आपको बनाने आता है कि नहीं। ग्रुप में मैं भेज रहा हूं बेटा, देखो तो इसको बनाकर। हाँ देखिए तो बनाकर इसको आप लोग, ये थोड़ा नया ट्रेंड जैसा है, उस तरह का क्वेश्चन हमें बनाना चाहिए। देखिए तो करके।
देखिए इसीलिए मैं करवा, ये आया है क्वेश्चन बेटा आपको एनटीए दिया है 2020 में दिया है, तो मैं समझता हूं इस तरह का क्वेश्चन भी करना हमें सीख लेना चाहिए। वैसे मैं क्लास जब लेता हूं तो इस तरह का सिखाता हूं, है ना अंजलि? सीएफएसई निकालना, एक टेबल बनाते हैं, सभी का सीएफएसई निकालना सिखाते हैं, है ना अंजलि? और देखिए इस तरह का क्वेश्चन ये लोग दे रहा है। एनटीए बहुत माने उन छोटी छोटी बातों को भी पूछ रहा है जो जनरली लोग ध्यान में नहीं देते। उसको भी एनटीए पूछ रहा है। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग करना सीखते हैं। जैसे क्वेश्चन है PiS2O का होल 6, एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है, इससे कुछ बात तो हमें जरूर सीखने को मिलेगा। अरे इसके जरिए थ्योरी पूरा सीख लेंगे, क्या बेहतर है। सीखा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम सोर्स सिंगल ब्रॉड पी, क्वेश्चन तो आपके पास है, विथ मैक्सिमम एट, इसका मतलब क्या है वो भी मैं सिखाऊं। मैक्सिमम एट 20,300 पर सेंटीमीटर। तो CFSE क्या होगा ये आपसे पूछा। एक हिंट क्वेश्चन में दे दिया है 1 किलो जूल पर मोल 83.7 पर सेंटीमीटर होता है। तो ये एक क्वेश्चन है जिस पर मैं एक क्लास लगभग लेता हूं बच्चों, रेगुलर क्लास। ठीक है, मैं आपको इतना सिखा दूंगा कि एक ही क्वेश्चन में आपको सारी बातें समझ में इसके आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें पहली बात, ये जो आपको दिया हुआ है यूनिट, देखिए ये आपको 1/λ दिया हुआ, क्या दिया हुआ आपको 1/λ। CFSE क्या होता है, क्रिस्टल फिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। कैसे निकालते हैं, देखिए बेसिक्स, टाइटेनियम देखने के साथ स्कैंडियम टाइटेनियम पूरा लिख लीजिए, और S2 3D2 स्कैंडियम टाइटेनियम, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आपको यहाँ टाइटेनियम 3+ दिया है, 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, बनेगा यहाँ 3D1, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालिएगा, 3D1 बन गया। अब इस 3D1 में आपको ऐसे लिखना होगा 1 2 3 4 5, चूंकि 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होने के कारण 6 इस तरह से चलता। अब आपको डी में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसको आप यहाँ दिखा दें। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा आपको ये करना होगा, एक लाइन खींचना होगा। ठीक है, नीचे में आपको देना होगा -0.4 डेल्टा नॉट, और ऊपर में देना होगा 0.6 डेल्टा नॉट। जहां पर डेल्टा नॉट क्या है, डेल्टा नॉट यहां से यहां के बीच का एनर्जी डिफरेंस। यहां तक कोई दिक्कत, ये हर केस में होगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन रहे चाहे कितना इलेक्ट्रॉन रहे, 0.6 डेल्टा नॉट ऊपर में प्लस
और नीचे में -0.4 डेल्टा नॉट, ये आपको हर केस में होगा। कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब CFAC का फार्मूला होता है जितना इलेक्ट्रॉन यहां, इसको क्या कहते हैं N-T2G, और इसको N-Tg कहते हैं। तो यहां जितना भी इलेक्ट्रॉन है उसको पहले लिखिए, तो -0.4 डेल्टा नॉट इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5 है, कितने मैक्सिमम 6 तक जा सकते हैं। इस गिवन केस में 1, यहाँ 1, ठीक है, प्लस यहां कितना इलेक्ट्रॉन, उसके लिए 0.6 डेल्टा नॉट लिख दीजिए, ठीक है, 0.6 डेल्टा नॉट लिख दीजिए, और यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन उसको लिखिए, तो हमारे केस में ये 0, ठीक है, प्लस x इंटू पी लिखा जाता है, जहां पर x क्या होता है, x आपको होता है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयरिंग, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयरिंग। अब ये क्या होता है, तो इसको मैं आपको थोड़ा किनारे से सिखा देता हूं। ये देखिए, मान लो कभी कभी ऐसा होता है, मैं थोड़ा किनारे से सिखा देता हूं नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयरिंग क्या होता है। देखो, मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि आयरन मुझे दे दिया गया, 1 2 3 4 5 6 आयरन मुझे दे दिया गया, लेकिन ये नॉर्मल आयरन, आयरन 2+ पकड़ लो, और अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आ जाए, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में तो ऐसे लिखना पड़ता है इसको, ठीक है। तो नॉर्मल केस में देखिए कितने यहां पेयरिंग है, 1, और लिगेंड के प्रेजेंस में कितना पेयरिंग हुआ, 3, तो एक्स्ट्रा कितना हुआ, 2, समझ गए। तो जब भी ऐसे हालात रहेंगे कि नॉर्मल आयन में जितना पेयरिंग है उससे कितना ज्यादा पेयरिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर है, ज्यादा कितना है, इससे कितना ज्यादा है, तो ज्यादा 2 है, यही 2 आपको यहां पर लिखा, और पी का वैल्यू अगर दिया तो हम उसको यूज करके क्वेश्चन को बना देंगे, और नहीं दिया तो फिर पी के टर्म में हम लोग जवाब देते हैं, ठीक है। तो ये है नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पेयरिंग। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, हमारे केस में ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा -0.4 डेल्टा नॉट। अब सवाल पूछता है कि डेल्टा नॉट कितना, तो डेल्टा नॉट होता है hc/λ। डेल्टा नॉट कितना होता है, hc/λ होता है। डेल्टा नॉट कितना होता है, hc/λ होता है। अब हम लोग को ऐसा करना है कि यहां दिया है इतना सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर, और ये हिंट दिया है कि इतना पर सेंटीमीटर में इतना किलो जूल होगा। तो हम कर लेते हैं यूनिटरी मेथड से कि 83.7 पर सेंटीमीटर में 1 किलो जूल पर मोल होगा, तो 20,300 में कितना होगा, 1/83.7 इंटू 20,300, यही किलो जूल पर मोल यहाँ रख दिया जाए, तो -0.4 इंटू 20,300 by 83.7 किलो जूल पर मोल। तो खुद सीखे आप लोग, एक और कॉन्सेप्ट सीखे हैं आप लोग, है ना। इस तरह का क्वेश्चन भी आपको उठा रहा है, ठीक है।
नई तरह का और क्वेश्चन मुझे देखने को मिला है, ये भी 2020 में आया है। इसको थोड़ा देखिए तो आप लोग, मैं फोटो खींच के आपको भेजता हूं, ठीक है, देखे तो बनाकर आप लोग। ये भी नए तरह का है, मैं भेज रहा हूं आपको। देखिए तो इस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन भेजे हैं बेटा, थोड़ा नया टाइप का है, देखिए तो। एनटीए कहिए, जेई मेन में भी आईआईटी से भी अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। लोग कहते हैं कि एनटीए आसान हो गया, आसान नहीं हुआ, क्वेश्चन देखा करेंगे। अगला चैप्टर हम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है।
हो गया सबको? हो गया सबको? मनीष? और कोई जवाब दीजिए।
हो गया सबको? ठीक है, और एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, अब कल ही से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चालू करेंगे। एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं नया टाइप का। एक उस तरह का क्वेश्चन और मिला बेटा, मैं भेज रहा हूं, ठीक है, जो अभी मैं सिखाया था। हाँ, इसको अटेम्प्ट लेकर देखिए तो। ये एक ही साल में दो दो बार आ रहा है, इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को ये लोग और छुएगा। लीजिए, देखिए, बना कर देखिए तो इसको। तीन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया 2020 में, तीन एग्जाम में सिमिलर क्वेश्चन दिया। हद है एकदम। बना कर देखो तो। और एक क्वेश्चन और मैं भेज रहा हूं, उसको भी देखिएगा। मतलब ये तो वही चीज ये लोग पूछ रहे हैं जो हम टेबल में सिखाया करते थे। हम तो 10 साल से सिखा रहे हैं, लेकिन इन लोग का आंख अब खुला है। एक क्वेश्चन और दी, ये दो क्वेश्चन करके आज का क्लास रोक देंगे।
सब बन गया आप लोग से? एक दूसरा क्वेश्चन दिए उसको भी कर लो बेटा। एक दूसरा क्वेश्चन दिए हैं उसको भी कर लो। बहुत अच्छा। मैं समझता हूं कि अभी जो रिसेंट पैटर्न है उसके हिसाब से अब आपका तैयारी हो गया। नेक्स्ट डे मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेकर चलूंगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सॉरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका स्टार्ट होगा, ठीक है। थैंक यू ऑल।